ओनली वो ऑटिज्म पेरेंट अपने बच्चे को एक ब्राइट फ्यूचर दे सकते हैं, या ओनली वो ऑटिज्म पेरेंट अपने ऑटिस्टिक बच्चे के साथ एक सुकून भरी लाइफ बिता सकते हैं जिन पेरेंट्स ने अपने आप को ऑटिज्म के प्रति एजुकेट किया है। दूसरी बीमारियों की तरह जैसे कैंसर है या कुछ और भी बीमारियां होती हैं, उनमें आपका डॉक्टर जितना ज़्यादा बेटर होगा, आपके डॉक्टर को जितना अच्छा एक्सपीरियंस होगा, उतनी जल्दी आपकी बीमारी ठीक होगी। लेकिन यहाँ पे ऑटिज्म के केस में प्रॉब्लम ये है कि अगर पेरेंट को ऑटिज्म के जितने भी सिम्टम्स होते हैं उनको हैंडल करने के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल सेंसरी इशू के बारे में काफ़ी ऑटिज्म पेरेंट को भी इवन कुछ आइडिया नहीं होता है, जिसकी वजह से वो बच्चे के जो सिम्टम होते हैं, बिहेवियरल इश्यूज होते हैं, उनको वो रॉन्ग तरीके से हैंडल करते हैं और टाइम के साथ बच्चे का बिहेवियर सुधरने के बजाय और ज़्यादा खराब होता जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ तो ऑटिज्म में दो तरह के बिहेवियरल इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं। एक बिहेवियरल इश्यूज तब करता है बच्चा जब अटेंशन सीकिंग के लिए वो बिहेवियरल इश्यूज होते हैं, बेसिकली जब बच्चे की कोई नीड है या बच्चे को कोई पेन है या बच्चे का मूड ठीक नहीं है या उसको कुछ प्रॉब्लम है लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता बिकॉज हमारे बच्चों को लैंग्वेज नहीं होता है, तो उस केस में बच्चा क्या करेगा? बच्चा एग्रेशन दिखाएगा, इरिटेट करेगा, कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ करेगा जिससे आपका ध्यान उसकी तरफ जाए, है ना। तो एक तो ये तरह के बिहेवियरल इश्यूज हैं। दूसरे बिहेवियरल इश्यूज जो होते हैं वो सेंसरी इशू की वजह से होते हैं या स्टीमिंग की वजह से होते हैं, जिसमें जो स्टीमिंग है आपको पता है दो तरह की होती है, या तो बच्चा सेफ तरीके से स्टीमिंग करता है या फिर अनसेफ तरीके से स्टीमिंग करता है, जैसे हेड बैंगिंग वगैरह आपने देखा होगा। तो इस तरह से जब स्टीमिंग अनसेफ वे में होती है तो उसको भी हम लोग बिहेवियरल इश्यूज ही बोलते हैं। तो जब पेरेंट आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहा है कि ये बिहेवियरल इशू किस वजह से आ रहा है, सेंसरी इश्यूज क्या होते हैं, सेंसरी इश्यूज से ये स्टीमिंग कैसे रिलेट होती है, तो ये सब चीज़ें जब पेरेंट को पता नहीं है तो उसके लिए अपने ऑटिस्टिक बच्चे को मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे जो पेरेंट्स प्रोफेशनल से अपनी बच्चे की थेरेपी करवा रहे हैं, मैं थेरेपिस्ट के लिए एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगी, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी उनसे कि बजाय जब बच्चा आपके पास जाता है आप लोग सिर्फ 1 घंटे के लिए उस बच्चे के साथ 1 घंटे का सेशन आप बनाते हैं, असेसमेंट करते हैं बच्चे की, फिर उसके रिगार्डिंग जो एक्टिविटीज होती हैं 1 घंटे के सेशन में वो आप इंक्लूड करते हैं, फिर आप पेरेंट को उसको रिपीट करने के लिए बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ रिक्वेस्ट करूंगी गाइज कि आप लोग जब असेसमेंट करते हैं तो वो असेसमेंट पेरेंट को भी समझाइए कि आपके बच्चे में ये सेंसरी इश्यूज हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं और ये जो एक्टिविटीज हैं, ये जो प्रॉब्लम है इसके रिगार्डिंग है। वो जो पूरा सेशन आपने बनाया है उसको थोड़ा सा डिटेल में पेरेंट के साथ डिस्कस कीजिए ताकि पेरेंट अपने आप को एजुकेट कर पाए, बिकॉज थ्रू आउट द लाइफ उस पेरेंट को ही उस बच्चे को संभालना है। एंड एट द एंड आपको भी पता है कि थेरेपी ऑटिज्म को क्योर नहीं करती है, थेरेपी गाइड करती है। यहाँ पे थेरेपिस्ट जो है उसका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिर्फ बच्चे के साथ ही आपको एक्टिविटी नहीं करनी है, 15-20 मिनट्स आप पेरेंट को भी एजुकेट कीजिए, एंश्योर कीजिए कि अगर कोई पेरेंट आपके पास आया है तो थ्रू आउट द लाइफ वो ऑटिज्म को समझ सके और वो इस लेवल पे आ जाए कि थ्रू आउट द लाइफ उस ऑटिस्टिक बच्चे को वो मैनेज कर सके। ईच एंड एवरीथिंग जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आप पेरेंट को गाइड कीजिए। अब वो पेरेंट्स की बात करें जो प्रोफेशनल के पास नहीं जाते हैं, यूट्यूब से देखते हैं या कहीं भी देखते हैं, तो फिर भी बेटर है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपको धीरे धीरे नॉलेज बढ़ता है। जैसे आप मेरे ही वीडियोज़ देख रहे हैं, यूट्यूब पर भी देख रहे हैं, बहुत सारे वीडियोज़ हैं ऑटिज्म के लिए। अभी ऑटिज्म का जो अभी अवेयरनेस है वो बहुत अच्छे लेवल पे जा चुका है, एटलीस्ट सोशल मीडिया पे। तो आप अपने आप को फुली एजुकेट कीजिए, सेंसरी इश्यूज के बारे में जानिए, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, सिम्टम्स होते हैं, उनके बारे में डिटेल में अपने आप को एजुकेट कीजिए। फर्स्ट स्टेप आपका ये होना चाहिए। तो अब यहाँ पे ये कमेंट मेरे सामने आया है, यहाँ पे 12 साल की ये बच्ची है और मॉडरेट टू सिवियर मुझे इसके सिम्टम लग रहे हैं, मेंशन नहीं किया है और ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने पहले थेरेपी जो है वो मिस कर दी है, लेकिन अभी भी इनके दिल में ये होप जग रही है कि क्या ऐसी सिचुएशन में
मैं शुरुआत कर सकती हूँ, मेरे बच्चे में इम्प्रूवमेंट आ सकती है या नहीं आ सकती है। किसी भी एज में स्टार्ट करो गाइज, आपको इम्प्रूवमेंट ज़रूर दिखेगी। तो ये नहीं सोचना है कि एज मेरे बच्चे की ज़्यादा हो गई है, या ये नहीं सोचना है कि मेरा बच्चा बहुत बुरे लेवल पे है और मैं कैसे स्टार्टिंग कर सकती हूँ। तो एज की बात आप मत करो। 2-3 साल का, 4 साल का ऑटिस्टिक बच्चा जो होता है, इमीडिएटली डायग्नोसिस के बाद जब उसको हम लोग थेरेपी एक्टिविटीज़ करवाने की ट्राई करते हैं, उस टाइम पे भी बच्चे की कंडीशन लगभग वही होती है। सिवियर हाइपर सेंसरी इश्यूज उसमें भर भर के होते हैं, बिल्कुल अटेंशन फोकस नहीं होता है। तो किसी भी एज में स्टार्ट करोगे, चैलेंज तो वही है आपके सामने, वहीं से शुरुआत करनी है और सेम शुरुआत करनी है आपको। सेम आपको सबसे पहले, अब प्रायोरिटी की बात करें, जब बच्चा ऑटिस्टिक है तो पेरेंट की प्रायोरिटी क्या होती है? मेरा बच्चा बोल पाएगा, क्या वो समझ पाएगा, क्या वो सोशल नॉर्म को समझ पाएगा, ये सब चीज़ें बाद में आएंगी। सबसे पहले किसी भी एज में हमारा फर्स्ट जो प्रायोरिटी है, और मैं बोलूँगी कि थ्रू आउट द लाइफ आप एज ए पेरेंट, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि मेरा बच्चा एंग्जाइटी फ्री रहे, मेरा बच्चा शांत रहे। लर्निंग, लैंग्वेज, एवरीथिंग, सोशल नॉर्म, ये वो फलाना ढिमकाना, ये सब चीज़ें बाद में आएंगी। पहले बच्चे को काम रखना इंपॉर्टेंट है। तो हर चीज़ में मेरा जो फोकस रहता है ना, वो हमेशा अर्नव के प्रति यही रहता है। थोड़ा सा भी उसका बिहेवियर इरिटेटिंग होता है, एग्रेसिव होता है, तो मैं इमीडिएटली पहले मैं ढूंढने की कोशिश करती हूँ कि कहाँ जैसे प्रॉब्लम आ रही है और किस वजह से ये जो एंग्जाइटी अर्नव में आ रही है, ये कहाँ से आ रही है, पहले मुझे उसको ट्रीट करना है। सिखाना पढ़ाना बाद में है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिए। कई बार हम लोग क्या करते हैं, लर्निंग करा रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं या कुछ सिखा रहे हैं, तो इतना मतलब एग्रेशन से सिखा रहे हैं, बच्चे को गुस्सा कर रहे हैं, मतलब मार रहे हैं, पीट रहे हैं पूरा। तो उस केस में क्या करोगे आप? बच्चे का बिहेवियर टाइम टू टाइम और ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो उस लर्निंग का क्या ही फायदा है? कुछ फायदा नहीं है उसका। तो शुरुआत हर एज में आपको कैसे करनी है? पहले हम लोग बच्चे को शांत करेंगे। जैसे एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी ऑक्यूपेशनल थेरेपी में, जो डीप प्रेशर होता है थ्रू आउट द बॉडी में, जो हम लोग डीप प्रेशर देते हैं, उससे भी बच्चे हमारे काम होते हैं। फिर आप नेचर वॉक बच्चे को करा सकते हैं, उससे हमारे बच्चे काम होते हैं। फिर मेन इम्पॉर्टेंट जो हमारा टूल है अपने बच्चे को शांत रखने के लिए, वो है सेंसरी डाइट या सेंसरी प्ले। वो आप रिकॉग्नाइज, आइडेंटिफाई करेंगे अपने बच्चे में। जैसे मेरे बच्चे में जो सेंसरी इशू हैं वो क्या है? वर्बल स्टीमिंग सिवियर है उसमें, ऑडिटरी इश्यूज हैं उसमें, तो विजुअल स्टीमिंग जो है वो थोड़ा माइल्ड फॉर्म में है अर्नव में। तो थ्रू आउट द लाइफ हमें उन सिम्टम को मैनेज करना है। तो कैसे मैनेज करेंगे? जब सेंसरी इशू बच्चे में है तो उसको कैसे मैनेज करेंगे? उसका जो रिलेटेड डाइट है, अगर आप वो डाइट बच्चे को प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो बच्चा अपना खुद का तरीका ढूंढेगा उस सेंसरी इशू को काम डाउन करने के लिए, और वो समटाइम्स अनसेफ भी होता है। तो अब मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। वर्बल स्ट्रीमिंग के लिए अर्नव जो है वो बैलून बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। अभी उसने कम कर दिया है, अदरवाइज ये 2-3 साल से पहले थ्रू मतलब 10-11 साल तक मेरे घर में हर टाइम आपको बैलून मिलेंगे। तो जो ब्लोइंग होती है वो भी हेल्प करती है ओरल इश्यूज़ में भी, ओरल सेंसरी इश्यूज़ में भी, वर्बल स्टीमिंग में भी अर्नव को बहुत ज़्यादा बेनिफिट उससे भी मिलता था। ब्लोइंग एक्टिविटीज़ आप करवा सकते हो। सिंगिंग वर्बल स्टीमिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हूँ। मैं बोलती हूँ कि वर्बल स्टीमिंग में जो सिंगिंग है वो मैं उसको फर्स्ट नंबर पे रखूँगी वर्बल स्टीमिंग को काम डाउन करने के लिए। थर्ड रीज़न, स्टीमिंग कब बढ़ जाएगी, वर्बल स्टीमिंग अर्नव की कब ज़्यादा हो जाती है? जब वो बोर हो रहा है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है। फॉर एग्जांपल अभी 2 वीक का पीछे वेकेशन था, जो विंटर वेकेशन था, तो वो स्कूल नहीं जा रहा है, रूटीन चेंज हो गया है, उसको स्कूल अभी बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, जो स्पेशल स्कूल है। तो मतलब उस दौरान जो वर्बल स्टीमिंग है वो उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये चीज़ आपको करनी है। सेंसरी प्ले आप करवाओ। जो टेक्टाइल सीकिंग मेरे बच्चे का है, हाथ में कुछ ना कुछ चीज़ उसको चाहिए एवरी टाइम। तो आप सोचो कितने सारे सेंसरी इश्यूज हैं। तो वो जो भी आप आटा वगैरह देखते हो, डेली वो 1-2 घंटा शाम को वो फ्री होके, जब मैं कुछ नहीं करवाती हूँ, वो आटे से खेलता है। वो उनको ऐसे ऐसे मसलता रहेगा, आटे से खेलता रहेगा, वो डेली का काम है उसका। वर्बल स्ट्रीमिंग के लिए सिंगिंग 1 घंटा 1.5 घंटा मैं उसको प्रैक्टिस कराती हूँ। अलंकार जो भी सब कुछ रहता है वर्बल स्ट्रीमिंग के लिए, वो सब बहुत अच्छे से काम करता है। दूसरा, आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेरे बच्चे को क्या चीज़ पसंद है। कुछ बच्चों को पानी
पसंद होता है। अब जब विजुअल सेंसरी इशू है तो बच्चा क्या करता है, लाइट को देखते रहना है या फिर हैंड को ऐसे ऐसे फिंगर से हम लोग बच्चा जो है वो देखता रहता है। तो उसके रिगार्डिंग आप सेंसरी डाइट प्रोवाइड करवाएंगे, यानी कि उसके लिए कुछ जो टॉयज मिलते हैं हमारे जो लाइट वाले होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लाइट वाले, तो वो थोड़ी देर आप दे सकते हो। तो और भी आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, आपको हजारों एक्टिविटीज मिल जाएंगी जो आपके पास अवेलेबल हो, वो आप करा सकते हो। तो आप फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा सेंसरी इशू आपके बच्चे में है। सेंसरी इशू के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो अपलोड करूंगी। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि विजुअल सेंसरी है, बच्चा बार बार फिंगर को देखता रहता है या आइस के कॉर्नर के से देख रहा है या लाइट को वो लाइट स्विच ऑन ऑफ कर रहा है, तो विजुअल सेंसरी है। ऑडिटरी, वो बहुत ज्यादा शाउटिंग कर रहा है या किसी चीज को फेंक रहा है, फेंक के उस चीज का जो नॉइस है उसको एंजॉय कर रहा है, ऑडिटरी सेंसरी इशू है। हर चीज को मुंह में डाल रहा है, चबा रहा है, हर चीज को कपड़ा है, हैंकी है, कुछ भी है, तो ओरल सेंसरी उसमें वो चीज आ रही है। टैक्टाइल, हर चीज को टच करना है, हर वक्त हाथ में कुछ ना कुछ पकड़ के रखना है, तो टैक्टाइल सेंसरी इशू है। तो गूगल में सर्च करो, आपको हजारों सिंपल से सिंपल एक्टिविटीज मिल जाएंगी, वो डेली बच्चे को वो आप करने को दो। तो उससे सेंसरी डाइट आपके बच्चे को मिल जाएगी, तो जो स्टीमिंग है वो रिड्यूस हो जाएगी। और जब स्टीमिंग रिड्यूस होती है तो अपने आप देखोगे आपका बच्चा थोड़ा शांत हो जाएगा, अटेंशन फोकस बच्चे का इंप्रूव हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये थेरेपी 6-7 ईयर तक आपने करा लिया, उसके बाद आपने सब छोड़ दिया कि अब जितना मैंने कराना था उतना हो गया। तो उससे क्या होगा, आपकी ही लाइफ हेल हो रही है। जब बच्चे को थेरेपी से जो सेंसरी डाइट मिल रही थी वो आपने बंद कर दी, बच्चा डेली लाइफ में भी इतना कुछ नहीं कर रहा है कि नेचुरल वे में उसको वो सेंसरी डाइट मिले। तो ये ध्यान रखना है कि मेरे बच्चे के जो सेंसरी इश्यूज हैं उनके लिए मैं कंटिन्यूअसली उसको सेंसरी डाइट दे रही हूँ या नहीं दे रही हूँ, ये आप करके देखो, है ना, करके देखो आप एक बार। जब डेली वो सेंसरी डाइट प्रोवाइड करोगे तो आप देखो आपके बच्चे में क्या चेंजेस आते हैं। दूसरा, अब उसके ब्रेन को एंगेज करके रखो डिफरेंट एक्टिविटीज में। जो भी ये बुक्स होती हैं, बच्चा पढ़ने नहीं जाता है तो कलरिंग है, क्ले है, ड्राइंग है, कुछ भी उसकी जो हॉबी है उस चीज में कुछ ना कुछ आपको उसको एंगेज करना पड़ेगा।